इलेक्शन कैसे देखते हैं और साथ ही साथ मुंगरा की आवाम के लिए क्या पैगाम होगा? मैं उन तमाम साथियों को जो नजीब मुल्ला साहब की फतह के लिए दिन रात कोशा हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि यहाँ आने के बाद जिस तरह की फिजा जो नजर आई, वो ये वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर रही है कि इंतखाबात के नताइज तो 23 को आएंगे, लेकिन आज ही इस बात का एहसास हो रहा है कि यहाँ से नजीब मुल्ला इंशाअल्लाह बड़ी कसरत के साथ जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने जो है झूठ का पुलंदा उनका रहा है। अब आज की तारीख में यहाँ की आवाम उससे वाकिफ हो गई है कि मामूली से कब्रिस्तान के मामले में उन्होंने लोगों को यहाँ उलझा के रखा। न कोई ढंग का यहाँ तालीमी इदारा वजूद में आया, स्कूल से लेकर कॉलेज तक कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई उनकी कोई कोशिश नहीं है। हेल्थ के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल भी था तो उसको प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने करवा दिया। यहाँ जो है हर तरह की बदहाली है और नशे की लानत से ये शहर जो है इस वक्त जो है बड़ी बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे में नौजवान क़यादत नजीब मुल्ला साहब की शक्ल में जो सामने आई है उभर करके, इंशाअल्लाह वो यकीनन कामयाब होंगे। और इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन से पहले ही इन्होंने जो है अपने जो है रंग अपने असरात दिखाए और 180 करोड़ से जायद का सरमाया स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन करा के मुमरा कलवा के डेवलपमेंट में वो फंड ला करके यहाँ देने का काम किया है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अजीत दादा पवार ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कम से कम यहाँ जैसे मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का फंड जो 100 करोड़ का पहले हुआ करता था उसको 1000 करोड़ का करने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों को इक़्तिदार में हिस्सेदारी उनकी आबादी के तनासुब से देंगे, तो 10% सीट उन्होंने देने की बात की थी। यहाँ हमारी पार्टी ने 55 इलेक्शन 55 उम्मीदवार उतारे, उसमें 5 उम्मीदवार जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में नुमाइंदगी देने का काम एनसीपी ने किया है। यहाँ अगर एनसीपी की तरफ से आप देखेंगे, दादा ने कहा कि अगर हमको सियासी ताकत इतनी मिल जाती है तो हम यकीनी तौर पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। दादा ने इसी तरह ऐलान किया कि साहब मुसलमानों की जो कब्रिस्तान है और जो उसका इंक्रोचमेंट वगैरह जगह जगह पर देहातों में यहाँ होता है, उसके लिए फंड सैंक्शन और एलोकेट करने का काम दादा ने किया। अगर आप चले जाएं उत्तरी महाराष्ट्र में मालेगांव चले जाएं, आप धूलिया चले जाएं या उस तरफ जो है के इलाकों में, तो वहाँ की मसाजिद के जो प्रपोजल दादा के पास आए, वहाँ उन तमाम मसाजिद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स लगाइए जिस पर मस्जिदों के की इंतजामिया पर बोझ कम से कम पड़े। तो एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात करता हो, जो इक़्तिदार में हिस्सेदारी की बात करता हो, कहीं फसाद हुआ, मीरा रोड का फसाद हुआ, बुलडोजर आया, दादा के हुक्म से फौरी तौर पर जब हम लोगों ने दादा से अप्रोच किया कि दादा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दादा ने फौरी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर को डांटने का और इसके बाद वहां से बुलडोजर वगैरह को हटवाने का काम किया। मुसलमानों को आज की तारीख में जो एक बड़ा मुद्दा था, योगी वगैरह यहाँ आकर के जो कह रहे थे कि हम सब बटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस मामले पर अजीत दादा ने बहुत बुरी तरह से फटकारने का काम किया और अजीत दादा ने कहा कि इस तरह का स्लोगन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, हम महाराष्ट्र में सबको जोड़ने का काम करेंगे और अक़लियतों के यहाँ किसी तरह से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इन तमाम बातों की वजह से यकीनी तौर पर वो इस बात के मुस्तहक हैं कि मुसलमान अजीत पवार के साथ खड़ा हो, उनको कुव्वत बख्शने का काम करे, जिससे कि वो अपनी ज़ुबू हाली, अपनी बदहाली, अपनी परेशानी को तरक्की की शक्ल में बदल सके और उसके अंदर भी एतमाद और किसी तरह की जो है खुद एतमादी पैदा हो। एडवोकेट जलाल साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर और यहाँ के जो 15 साल के आमदार हैं डॉक्टर जितेंद्र अहवाग, वो कहते हैं कि अगर घड़ी पे आपने वोट दिया इसका मतलब बीजेपी को दिया। एक तरफ अजीत पवार साहब की दुनिया के कारनामे जो आप गिना रहे, और ये हकीकत है सबसे ज्यादा सीट जो है मुसलमानों को अजीत पवार साहब ने दिया है। क्या कहेंगे? और नजीब मुल्ला साहब का भी यही कहना है, क्या एक मोमिन अगर एक मोमिन को वोट देता है तो वो बीजेपी का हो जाएगा? देखिए ऐसा है, ये उनके खौफ व हरास की जुबान है।
वो कहीं न कहीं उनकी इस तरह के जुमलों में घबराहट नजर आती है। एक बात उनसे पूछ लीजिए कि हमारा अलायंस बीजेपी और शिवसेना शिंदे के साथ है, तो उनका अलायंस कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से है। उद्धव बाला साहब ठाकरे अपनी हर पब्लिक मीटिंग में अवामी सतह पर एलानिया ये कहते हैं कि हमें गर्व है इस बात का कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का, गिराने का काम हमारे सैनिकों ने किया। वो जो है कांग्रेस के साथ अलायंस में जब थे तो उस वक्त भी उन्होंने आर्टिकल 370 पर, कश्मीर के मौजू पर वोट करने का काम बीजेपी के साथ किया था। तलाक बिल जब आया पार्लियामेंट में, तलाक सलासा के उस इशू पर जो है शिवसेना ने, जो कांग्रेस की हमनवा थी, जो शरद पवार साहब के साथ थी, उसने जो है पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ खड़े होकर के वोट करने का काम किया। और मैं एक बात बबांगी दोहल कहता हूं कि कल की तारीख में ये जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया पार्लियामेंट में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो मुसलमान जरूर मुसलमानों से वोट लेंगे, उनको सेकुलर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो है बीजेपी के साथ खड़ी होकर आपकी शरीयत मुतहरा पर हमलावर होगी। हमारा अपना मानना है कि हमको इन गंदुनुमा जौ फरोशों को पहचानना चाहिए। ये गेहूं दिखा के जौ बेचने का काम करते हैं, ये धोखा दे रहे हैं क्लियर कट। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो इनके साथ जो हैं, उन्होंने जाते जाते इनका आखिरी फैसला मालूम आपको क्या था जी? उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने का, उन्होंने आपके उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का काम किया। जो लोग आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ हो, आपकी शनाख्त, आपके तशफ़्फ़ुज़ के खिलाफ हो, आपका ये फर्ज बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको इक़्तिदार से हटाने का काम करें। एक बात और कहता चलूं इसी में जी, कि हमारी पार्टी ही हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है जो उसने फिलिस्तीन के इशू पर, गजा के इशू पर, हमने दिल्ली में बड़े पैमाने पर मुजाहरा करने का और वहाँ इजलास करने का फिलिस्तीनियों के हक में, गजा के हक में काम किया। हमने वहाँ पर जो इजलास रखा तो पता चला कि 9 मुल्कों के सफरा उसमें आए। उसके अंदर ईरान का सफीर आया, उसके अंदर तुर्की का सफीर आया, उसके अंदर जॉर्डन का सफीर आया, उसके अंदर साउथ अफ्रीका का सफीर आया, उसके अंदर जाम्बिया का सफीर आया, उसके अंदर जिम्बाब्वे का सफीर आया। और तो और आयतुल्लाह खामनेई के हिंदुस्तान में जो नुमाइंदा हैं, मेहदवीपुर साहब, आयतुल्लाह मेहदवीपुर साहब, वो तशरीफ लाए। इन तमाम लोगों ने एक जुबान में खड़े होकर इस बात की सताइश की कि हिंदुस्तान में भी एक सियासी जमात कम अज कम गजा के उन परेशान हाल लोगों के लिए, उनको जो मारे गए उनके अजीजों को फुर्सा देने के लिए कम से कम यहाँ खड़ी है। और ये तय हुआ था कि एनसीपी की तरफ से बड़े पैमाने पर रिलीफ हम लोग लेके जाने वाले थे गजा, लेकिन बदकिस्मती से ईरान का जो कजिया शुरू हो गया और बमबारी आपस में हुई, जिसकी वजह से वो सब रुकावट हो गई। नहीं तो यकीनी तौर पर हम आपसे अक़लियती शोबे की जिम्मेदार की हैसियत से मैं आपसे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसी थोड़ा हालात बेहतर हुए तो गजा में हम लोग इंशाल्लाह उन तबाह हाल लोगों के लिए यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर रिलीफ भी ले जाएंगे और इसमें इंशाल्लाह सैकड़ों घर भी हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। एक बात और बताता चलूं, जितेंद्र अवाड़ साहब से मैं अवामी सतह चैलेंज करता हूं कि क्या उनके अंदर दम खम है कि वो अपना पासपोर्ट अवाम के दरमियान ला के पेश करें और ये बताएं कि वो इसराइल नहीं जाते रहे। मेरा ये चैलेंज है, मेरा उन पर ये इल्जाम है और ये हकीकत है कि वो जो है इसराइल के पियादा हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शन में इसराइल की हिमायत की वजह से कमला जो है कमला हैरिस अगर वहां पर इलेक्शन हार सकती है सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल की हमनवा थी, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है कमला हैरिस का जो यहाँ पर उसका जो भाई है, ये जिसका नाम जितेंद्र अवाड़ है, यकीनी तौर पर वो भी कमला हैरिस की तरह शिकस्त से हमकिनार होगा। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।